अच्छा जी, टॉपिक हमारा है ह्यूमन ट्रांसपोर्ट का। और हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनती है तो हर सेल तक दो चीज़ें जो कॉमन रिक्वायर्ड हैं, सेल की रिक्वायरमेंट है, उसमें ऑक्सीजन और फूड पहुंचाना है और वहाँ जो बनने वाला वेस्ट सब्सटेंसेस है उन्हें वापस लेकर आना है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ जब बढ़ते हैं तो हमें ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मॉडिफाई होता हुआ नज़र आता है। ह्यूमन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तीन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। एक उसका ब्लड है जो कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल या एज ए व्हीकल काम करता है। एक उसका हार्ट है जो पंपिंग स्टेशन है, जो उस ब्लड को रोटेट करता है बॉडी में। और एक उस ब्लड की रोटेशन के लिए रूट है जिससे ब्लड वेसल्स कहा जाता है, वो रास्ता है जिससे ब्लड जाता भी है और वापस भी आता है। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट मटेरियल की बात करें तो एक एडल्ट ह्यूमन में ब्लड जो है वो अराउंड 4.5 लीटर से लेकर 5 लीटर तक मौजूद होता है। जब हम ब्लड को स्टडी करते हैं तो ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है और इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ब्लड के सेल्स जिन्हें कार्पसल्स कहा जाता है, और उसका वो हिस्सा जिसे प्लाज्मा कह रहे हैं, जो उसका सेल्स के अलावा वाला पार्ट है, जो पानी और अदर सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं जिसमें, उसकी अमाउंट 55% है। और जो सेल्स हैं उससे हम देखते हैं कि वो तकरीबन 45% तक मौजूद होते हैं। ब्लड के सेल्स की जब हम बात करें तो उसमें नॉर्मली तो दो तरह के सेल्स हैं, लेकिन तीसरा हिस्सा सेल फ्रेगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, जिन्हें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स का बायोलॉजिकली एक नेम है जिसे इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। WBCs को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, जिनकी अलग अलग वर्किंग है। हम जानते हैं कि जो लंग्स से ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचाना और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचाना है, वो इरिथ्रोसाइट्स का काम है। और इरिथ्रोसाइट्स बोन मैरो में जब बनते हैं और ह्यूमन में बनकर बाहर आते हैं तो उनका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है और अंदर उसमें हीमोग्लोबिन अरेंज हो जाता है, जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। जबकि हम ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये ग्रेन्यूल्स, दानों को ग्रेन्यूल्स कहा जाता है, ग्रेन्यूलर भी होते हैं और बगैर दानों के ग्रेन्यूलोसाइट्स भी होते हैं। इनका काम डिफेंस है। ये पैथोजन से और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस से जो बॉडी में बनते हैं, बॉडी को उससे फाइट भी कर रहे होते हैं और केमिकल्स को निकालने में हेल्प करते हैं। और थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं ये फ्रेगमेंट्स हैं सेल्स के, इस तरह से ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, जिसका काम बॉडी में अगर कहीं इंजरी हो जाए और ब्लड उन वेसल्स से जब निकलने लगता है तो ये खून को जमाने का काम करता है, क्योंकि पंप हार्ड कर रहा होता है और कहीं इंजरी होने पर ब्लड अगर ज़्यादा निकल जाएगा तो आप जानते हैं कि लॉस ऑफ ब्लड पे डेथ हो जाती है। तो ये उन इंजर्ड एरिया पे ब्लड को जमाने का काम करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो उसमें 95 to 98% तक वाटर होता है और रिमेनिंग उसमें डिसॉल्व प्रोटीन और सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये वाला पार्ट तो ब्लड का हुआ। रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनने के बाद जब आ जाते हैं वेसल्स में तो उनकी लाइफ स्पैन 90 to 120 डेज होता है। ये 90 से 120 दिन तक अलाइव रहते हैं और उसके बाद जब इनकी लाइफ पूरी हो जाती है तो ये डेड होकर स्प्लीन में चले जाते हैं। स्प्लीन कहा जाता है तिल्ली को। आपने कुर्बानी के टाइम पर ये पार्ट देखा होगा एनिमल में, तिल्ली जिसे कहा जाता है। ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज है। आरबीसीज डेड होने के बाद यहाँ जाके ब्रेक होते हैं और उसमें कुछ काम की चीज़ें रीयूज हो जाती हैं और जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो लिवर के पास भेजकर बाइल के जरिए निकाल दी जाती है। WBCs की वैरायटी है तो इनकी लाइफ भी वेरी करती है, फ्यू आवर्स से लेकर फ्यू मंथ्स तक हो सकते हैं, बल्कि फ्यू ईयर्स तक भी होते हैं। कुछ सेल्स मेमोरी सेल्स भी होते हैं जो
फाइटिंग एबिलिटी अपने अंदर रखते हैं और बहुत देर तक अलाइव रहते हैं। इसी तरह प्लेटिलेट्स की भी लाइफ है, तो लिमिटेड लाइफ के बाद ये डेड हो जाते हैं और दोबारा से बन रहे होते हैं। इसके बाद आगे इन्होंने आपकी बुक के पेज नंबर 189 पर वैरायटी ऑफ WBCs लिए हैं, जिसमें मैंने बताया कि इनके न्यूक्लियस की शेप और इनकी फाइटिंग एबिलिटी पर इनको नॉर्मली डिवाइड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इनको अलहदा करके देखें तो इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। इसमें फैगोसाइट्स भी होते हैं और इसमें लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। आपकी बुक ने इनकी फर्दर फाइटिंग डिटेल तो नहीं दी, लेकिन इतना आपने याद रखना है कि कुछ WBCs को फैगोसाइट्स कहते हैं। ये फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म के जरिए फाइट करते हैं। कुछ सेल्स लिम्फोसाइट्स होते हैं जो एंटीबॉडीज बनाकर फाइट करते हैं, नॉट एंटीबायोटिक। एंटीबॉडीज वर्ड याद रखिएगा। एंटीबॉडीज एक स्पेशल प्रोटीन होती है जो जर्म्स से फाइट करने के लिए ये स्पेसिफिक सेल्स बना रहे होते हैं। और फिर इनके नेम्स गिवन हैं। जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं उनको देखें, बुक ने पेज 189 पर न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स और बेसोफिल्स में डिवाइड किया है। और जो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं वो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में डिवाइड हुए हैं। ग्रेन्यूल्स कहते हैं दानों को। जिन WBCs में ये दाने नहीं होते उनको ए ग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं, और जिनमें होते हैं उन्हें ग्रेन्यूलोसाइट्स कहा जाता है। हम बुक के हिसाब से ही इनको यहाँ थोड़ा सा क्लासिफाई कर देते हैं। बुक ने किस तरह से क्लासिफाई किया है कि WBCs की इसने 2 कैटेगरीज में डिवीजन की है। एक ग्रेन्यूलोसाइट्स, मैंने वर्ड बता दिया कि इसमें ग्रेन्यूल्स हैं इसलिए ये ग्रेन्यूलोसाइट्स हो गए। और एक वो जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, ए का मतलब बायो में विदाउट होता है, तो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। अब देखिए बुक ने ग्रेन्यूलोसाइट्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरीज में है ना। न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इनमें सिर्फ न्यूक्लियस की अरेंजमेंट और साइटोप्लाज्म का रिस्ट्रिक्टेड होने पर डिवाइड किया है इसको। और यहाँ पर डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो WBCs की डिवीजन हो गई, RBCs हो गया, और फिर प्लेटलेट्स मैंने बता दिया कि ये सेल के फ्रेगमेंट्स हैं, पीसीज हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स आगे दिए हैं। ल्यूकीमिया, पता है ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स WBCs के लिए वर्ड यूज हुआ, और इसी की एबनॉर्मलिटी को ल्यूकीमिया और आसान अल्फाज में ब्लड कैंसर, बहुत खतरनाक बीमारी। क्या चीज है ये? आपने एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आपने अभी जिक्र किया कि खून की नालियां हैं जिनके अंदर ये ब्लड फ्लो कर रहा है। अगर मैं आपको बाहर किसी रोड की एग्जाम्पल से समझाऊं कि आपने अपने घर के करीब मेन रोड को देखा होगा, एक पर ट्रैफिक आ रहा होगा, एक पर ट्रैफिक जा रहा होगा, और अगर रोड की जितनी विड्थ है उस हिसाब से ट्रैफिक चल रहा है तो स्मूथली रन हो रहा होगा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि रोड छोटा है, आगे से किसी वजह से कोई गाड़ी खराब होने पर ब्लॉकेज आ गई और पीछे रास्ता ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में बोन मैरो WBCs बनाता है। अगर किसी एबनॉर्मलिटी पर वो ज़्यादा बनाने लग जाए तो क्या होगा? खून नालियों में ज़्यादा होने लगेगा, ज़्यादा होने लगेगा तो क्लॉट बनाना शुरू कर देगा, जगह जगह पर ब्लॉकेज ले आएगा। उसको ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर कहा जाता है। ये बोन मैरो की एबनॉर्मलिटी है जो ज़्यादा ब्लड के सेल्स बना बना के भेजता है। और कौन से सेल्स? WBCs। अब ये जीन का डिसऑर्डर है। अगर हम उस लेवल पर पहुंच गए कि उसे वापस ठीक करने लगे तो ब्लड कैंसर ठीक हो जाता है, और अगर नहीं हो पाता तो फिर एक तरीका होता है कि बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। कोई ब्लड डोनर मिल जाए, ब्लड रिलेटिव, वो बोन मैरो डोनर होगा, ब्लड रिलेटिव होगा, तो फिर मैचिंग हो जाती है टिश्यू की और फिर बॉडी ठीक भी हो जाती है। तो ये ल्यूकीमिया वाला पार्ट है, इसको बुक से रीड कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो हम डिस्कस करें।